नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। आज जिस विषय के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है ग्रीन हाइड्रोजन या हरित हाइड्रोजन। हरित हाइड्रोजन सुनने में ऐसा लगता है कि हरे रंग का होगा, पर ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनको रंगों के नाम से वर्गीकृत किया जाता है। अब रंगों के नाम से तो वर्गीकृत किया जाता है, पर उनके रंग के स्वभाव पे नहीं, बल्कि हमें वो तो दिखेंगे नहीं, पर हमें ये पता है कि जब भी हम हाइड्रोजन को किसी प्रोसेस से बनाते हैं, किसी प्रक्रिया से बनाते हैं, कितनी शुद्ध है या अशुद्ध है वो प्रक्रिया, उसको हम रंग से पहचानते हैं, यानी कि रंग पे उसका नाम रख देते हैं। हरित हाइड्रोजन या ग्रीन हाइड्रोजन इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये एनवायरनमेंट में यानी पर्यावरण में कार्बन पदचिह्न सबसे कम छोड़ता है। इसके उपोत्पाद भी जो हैं वो जल और जल वाष्प होते हैं। मतलब जिस भी प्रक्रिया से हमें हरित हाइड्रोजन मिलता है वो शुद्ध होती है, इसलिए इसका नाम हरित हाइड्रोजन या ग्रीन हाइड्रोजन होता है। तो हाल ही में क्या हुआ है, ये विषय क्यों ही हम चर्चा कर रहे हैं इस पर, हाल ही में क्या हुआ है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसने कहा है इसे हरित हाइड्रोजन के संबंधित पायलट परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए 496 करोड़ रुपए 2025-26 तक की योजनाओं की घोषणा की है। यानी कि अब हमें हरित हाइड्रोजन बनाने के लिए अक्षय ऊर्जा का अगर इस्तेमाल करना है, जैसे सौर ऊर्जा, साथ ही साथ वायु ऊर्जा, किसी भी अक्षय ऊर्जा का प्रयोग करना है, तो उसमें हमें 496 करोड़ का समर्थन दिया जा रहा है। अक्षय ऊर्जा का प्रयोग होता है विद्युत उत्पादन में। उस विद्युत उत्पादन का प्रयोग होता है इलेक्ट्रोलिसिस करने में। जब भी इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन H2O वाटर को हम इस प्रकार से ब्रेक करते हैं कि हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है, उसको हम कहते हैं हरित हाइड्रोजन। तो इसका भी मैं प्रोसेस पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगी। हरित हाइड्रोजन के लिए भारत ने बहुत सारे अलग अलग मिशन डाले हैं, और उस अलग अलग मिशन को डाला इसलिए गया है क्योंकि भारत बहुत ही हद तक कम से कम अगर मैं बोलूँ आवश्यकता क्या है हमको हरित हाइड्रोजन की, भारत 84% निर्भरता रखता है क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने में। यानी कि अगर हमको ऊर्जा चाहिए अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए, तो हमें रशिया या रूस जैसे देशों पर निर्भरता रखनी पड़ती है। 84% जो क्रूड ऑयल हम मंगाते हैं, हम रूस से मंगाते हैं। और रूस एक ऐसी कंट्री है जो हमें भारत को आराम से क्रूड ऑयल देती है। भारत अपनी वित्तीय स्थिति को पहले संभालता है, फिर इसे रिफाइन करके दूसरी कंट्रीज़ को बेचता है, अन्य देशों को बेचता है। क्यों अन्य देशों को बेचता है? अन्य देश रशिया या रूस से ही डायरेक्ट क्यों नहीं खरीद लेते? क्योंकि भैया ये अन्य देश जो है उन्होंने सैंक्शन लगा के रखा है रूस पर। रूस का इन्वेजन है यूक्रेन के प्रति, और इसी वजह से रूस से स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ तेल नहीं खरीदना चाहती हैं। तो भारत इसमें कह रहा है कि भाई हम तो खरीदेंगे तेल, और आप चाहते हैं तो हम रिफ़ाइन करके आपको बेच भी देंगे। तो इससे क्या होता है, ग्लोबल सप्लाई चेन में तेल की कमी नहीं आती, भारत को भी फ़ायदा हो रहा है क्योंकि भारत तो ख़रीद रहा है, फिर उसको रिफ़ाइन करके बेच रहा है, तो फॉरेन एक्सचेंज कमा रहा है। और बाकी कंट्रीज़ के ऊपर भी कलंक नहीं लग रहा है कि अरे तुमने तो कहा था रूस से कोई समझौता ही नहीं करोगे, तो अब तो तुम तेल खरीद रहे हो। तो यहाँ पे भारत को तो थोड़ा फ़ायदा है। इस वजह से हमने देखा कि रशिया से हम काफ़ी हद तक तेल खरीद रहे हैं, पर अभी ये चल रहा है काम तो चलने दीजिए। पर फिर भी अगर ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, हरित हाइड्रोजन की बात करें, तो ये होता क्या है। देखो, अगर हम हाइड्रोजन की स्पेसिफिकली बात करते हैं, हाइड्रोजन की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, तो ये काफ़ी प्रचुर मात्रा में हमारे पर्यावरण में मौजूद है। ये प्रचुर मात्रा में मौजूद है हमारे पर्यावरण में। साथ ही साथ यह कोई ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यह कोई
ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा वाहक है, ऊर्जा वाहक है। यानी कि ये एनर्जी का सोर्स नहीं है, पर ये एनर्जी कैरियर है, ये एनर्जी कैरी करता है। ठीक, एनर्जी कैरियर है, क्वेश्चन याद रखिएगा। ये एनर्जी सोर्स नहीं है, मतलब हम इसे एनर्जी दे के इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, पर हम इससे एनर्जी नहीं निकाल सकते। ठीक, तो हरित हाइड्रोजन एक ऐसा हाइड्रोजन है जो नॉर्मल हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करता है, पर इसको जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो नेचुरल है। ठीक है, इसीलिए इसको हरित हाइड्रोजन कहते हैं। यानी कि हमको सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है वो है इलेक्ट्रोलिसिस की। इलेक्ट्रोलिसिस से हम वाटर मॉलिक्यूल यानी कि H2O को ब्रेक करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? H2 यानी कि हाइड्रोजन और O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अगर बात करें, ये तो यहाँ पे ऐसा ब्रेकेज हुआ कि H2 अलग हो गया, O2 ऑफ कोर्स ऑक्सीजन है हमारा, बट यहाँ पे सिर्फ हमें O कैटेगरी में मिला। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोलिसिस किससे होती है? ये इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत से होती है। ये विद्युत हमें कहाँ से मिलेगी? अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा यानी कि या तो सौर ऊर्जा मिले, या तो फिर वायु ऊर्जा मिले, या किसी भी अन्य आदि प्रकार की ऊर्जा से हमको मिल रही है। अक्षय ऊर्जा से हमको विद्युत मिल रही है, विद्युत से हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, जिससे हम H2O को हाइड्रोजन और O में ब्रेक कर दे रहे हैं, और उसके बाद हमको क्या मिल जा रहा है? हरित हाइड्रोजन। हरित हाइड्रोजन, और ये हरित हाइड्रोजन, इसके उपउत्पाद एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, क्योंकि इसके उपउत्पाद केवल और केवल जल एवं जल वाष्प होते हैं, वाटर एंड वाटर वेपर्स। ठीक है, तो वाटर और वाटर वेपर क्योंकि ये हानिकारक नहीं होते हैं हमारे पर्यावरण के लिए, इसी वजह से इसको ग्रीन हाइड्रोजन या हरित हाइड्रोजन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस डायग्राम से पढ़ सकते हैं, ये पर्टिकुलर डायग्राम आपको दिखा रहे हैं। रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी हमने उत्पादित की, इलेक्ट्रोलाइज़र में हमने H2 और O को बनाया, और फिर उसके बाद हमने O पे एक और मॉलिक्यूल ऐड करके O2 बना दिया। फिर उसके बाद हमने हाइड्रोजन को स्टोर किया। सबसे महंगी यही क्रिया होती है स्टोरेज की। उससे महंगी क्या होती है? उसको ट्रांसपोर्ट करना। तो यहाँ पे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये रहेगी कि यहाँ पे हमने उत्पादन तो कर लिया, अब इसमें भी हमारा खर्चा बैठ रहा है, उसके बाद इसको स्टोर करने के लिए हमें खर्चा करना पड़ रहा है, इसके बाद इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें खर्चा देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? जिसकी वजह से ये काफ़ी हद तक एक महंगी प्रक्रिया हो जाती है। महंगी प्रक्रिया होने की वजह से इसमें सरकार को बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो जो 496 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, ये इसी में काम आएगा। और फिर यही हाइड्रोजन एविएशन, शिपिंग, इन सब चीज़ों में यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, जिन प्रक्रियाओं से, जिन अलग अलग प्रक्रियाओं से हम हाइड्रोजन का उत्पादन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रंग के बेसिस पे, उसे हम नाम देते हैं रंग के बेसिस पे, और रंग के बेसिस पे ही उसका वर्गीकरण होता है। तो अगर हम बात करें ग्रे हाइड्रोजन की, ग्रे हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन, ये ऐसे हाइड्रोजन होते हैं जिनको नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस के रूप में बनाया जाता है। मतलब प्राकृतिक गैस से विद्युत हम लेके हाइड्रोजन बनाते हैं। और यहाँ पे ब्लू और ग्रे दोनों हाइड्रोजन के प्रकार होते हैं, जिसमें बेसिकली आपकी प्राकृतिक गैस इस्तेमाल होती है। पर ग्रे हाइड्रोजन में जब प्राकृतिक गैस इस्तेमाल होती है और उसका जो कार्बन फुटप्रिंट होता है, कार्बन पदचिन्ह होता है, वो हम इन्वायरमेंट में फ्री छोड़ देते हैं। हम उसको कार्बन को बचाना नहीं चाहते, कार्बन को हटाना नहीं चाहते वायुमंडल से, तो ये क्या हो जाता है? ये ग्रे हाइड्रोजन हो जाता है। ठीक, और अगर हमने हाइड्रोजन को बनाने के समय भले ही हमने प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल किया,
पर हाइड्रोजन को बनाने के समय हमने जो भी उसके कार्बन पदचिह्न थे उसको कैप्चर करके स्टोर कर दिया, तो वो ब्लू हाइड्रोजन हो जाता है। तो ये हमें समझना है कि पहले तो ग्रे हाइड्रोजन समझो, ग्रे हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन, ठीक। ग्रे हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन दोनों प्राकृतिक गैस से ही बनाए जाते हैं। ग्रे हाइड्रोजन एवं ब्लू हाइड्रोजन दोनों प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल से हाइड्रोजन का उत्पादन करते हैं। हाइड्रोजन का उत्पादन करते हैं। पर अगर हम बात करें ग्रे हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे कार्बन जैसे उपउत्पाद को वायुमंडल में ही खुला छोड़ दिया जाता है। वायुमंडल में ही खुला छोड़ दिया जाता है। और अगर ब्लू हाइड्रोजन की बात करें, ठीक, कहाँ लिखा है ब्लू हाइड्रोजन? इस प्रक्रिया में कार्बन के उपउत्पाद को कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज की वजह से वायुमंडल से निकाल दिया जाता है। वायुमंडल से हटा दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा कि ब्लू और ग्रीन हाइड्रोजन में बस यही एक डिफरेंस है। उसके बाद आता है ब्राउन हाइड्रोजन, ठीक। ब्राउन हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन का उत्पाद, हाइड्रोजन का उत्पादन कोयला से या कोयले से उत्सर्जित विद्युत के द्वारा किया जाता है। कोयले से उत्सर्जित विद्युत के द्वारा किया जाता है, ठीक है। कोयले से हम विद्युत का उत्सर्जन करते हैं और इसी उत्सर्जन से हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। और क्योंकि कोयले को जलाने के बाद जीवाश्म ईंधन हमारे जब भी जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है तो बहुत सारी हानिकारक गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सारी गैसेस का उत्सर्जन होता है जो कि ग्रीन हाउस गैस है। इसीलिए इसको ब्राउन हाइड्रोजन कहते हैं और ये सबसे ख़राब प्रक्रिया है हाइड्रोजन को उत्सर्जित करने की। तो यहाँ पे कोयले की वजह से बहुत सारे गैसेस का उत्सर्जन होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी होते हैं।
तो इस वजह से ब्राउन हाइड्रोजन सबसे ख़राब माना जाता है। ठीक है, सबसे अच्छा ग्रीन हाइड्रोजन इसीलिए माना जाता है क्योंकि उसके कार्बन पदचिह्न बहुत कम होते हैं। तो आपको याद रखना है कि ग्रे हाइड्रोजन क्या है, ब्लू हाइड्रोजन क्या है, ब्राउन हाइड्रोजन क्या है, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा क्योंकि यूपीएससी कलर मैचिंग भी पूछ सकता है इसमें। ठीक है, तो ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, साथ ही साथ मैंने एक और बताया ग्रे हाइड्रोजन। तो इतने सारे हाइड्रोजन के प्रकार आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि हरित हाइड्रोजन के लाभ क्या क्या हैं। पहली बात तो ये स्वच्छ ऊर्जा या स्वच्छ ऊर्जा को प्रबल रूप से बढ़ाता है क्योंकि इसके उपोत्पाद सिर्फ और सिर्फ जल और जल वाष्प हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसके उपोत्पाद सिर्फ जल एवं जलवाष्प हैं। ये अक्षय ऊर्जा को भी बढ़ावा देता है। दूसरा पॉइंट ये हम लिख सकते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट और क्या लिख सकते हैं, या अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देता है क्योंकि हम अक्षय ऊर्जा का ही प्रयोग करके विद्युत का उत्सर्जन कर रहे हैं, इस वजह से। तो अक्षय ऊर्जा में क्या क्या आ जाएगी, सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, तो इससे रिन्यूएबल एनर्जी का भी प्रयोग अच्छे से होता है। तीसरी चीज़, ये भारत को अनुच्छेद 48A को लागू करने में मदद करता है। कैसे? यहाँ मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 48A की बात कर रही हूँ, जिसने ये कहा है कि स्टेट की या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ड्यूटी है कि कल के दिन किसी भी प्रकार का अगर एनवायरनमेंट को लॉस हो रहा है तो उसको ठीक करना गवर्नमेंट का काम है। साथ ही साथ अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के तहत ये कहा है कि भारत के हर नागरिक को एक हक है कि वो अगर जलवायु परिवर्तन से किसी प्रकार की उसे हानि हो रही है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। तो राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज भी आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 में अब आ गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे भारतीय नागरिक को भी बहुत ही आराम मिलेगा। क्योंकि अगर हम जीवाश्म ईंधन जलाते हैं जिससे सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी प्रचुर मात्रा में गैसेस हमारे वायुमंडल में आके हमें हानि पहुँचाती हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल 48A अनुच्छेद 48 से और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज का जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसके खिलाफ भी, उसके कॉन्ग्रुएंस में भी ये पर्टिकुलर मूव चलेगा। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं कि प्रमुख पहले क्या है, भारत ने क्या क्या प्रमुख पहल ली है। अलग अलग पहले ली हैं भारतीय सरकार ने। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, जिसके लिए केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषणा कर दी गई थी। इसमें यह कहा था कि भारत को हरित हाइड्रोजन और कैसे बनाना है, इसको स्टोर कैसे करना है, सप्लाई कैसे करना है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाना है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट कैसे देना है, ये सारी बातें करता है। यह मिशन हरित हाइड्रोजन के लिए मांग निर्माण, यानी कि किस प्रकार से डिमांड बढ़े हमारे नागरिकों के बीच में, साथ ही साथ पायलट परियोजना,
पायलट परियोजना, यानी कि किन किन क्षेत्रों में इसको शुरू किया जा सकता है और उन क्षेत्रों में अगर ये अच्छा कर रही है तो दूसरे क्षेत्रों में इसे कैसे लागू किया जा सकता है। अनुसंधान एवं विकास, इस पे और क्या हम तरक्की कर सकते हैं उसके लिए रिसर्च कर सकता है। कौशल विकास, मानक एवं विनियमों और नीतिगत ढांचे की भी सुविधा प्राप्त कराने की कोशिश करता है। और ये भी चाहता है कि भारत सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करे। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने उन क्षेत्रों को पहचाना जहां पे हरित हाइड्रोजन के बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है और उपयोग का भी समर्थन किया जा सकता है, ताकि भारत मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत हरित हाइड्रोजन का भी उत्पादन बाकी देशों के लिए करे। और साथ ही साथ हरित हाइड्रोजन उपभोग दायित्व एवं, अगर हम इसको समझे तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बिजली वितरण कंपनियों के लिए नवीकरणीय खरीद दायित्व यानी कि रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन भी लागू किया। उनके अंदर, इसके अंडर क्या होना चाहिए, इसके अंडर जो भी ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो डीलर्स हैं, जो विद्युत बेचते हैं, यानी कि कोयले से जो एनर्जी निकल रही है वो तो बेचते ही हैं, उनको कहा गया था कि आप जो विद्युत हम अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल करके बना रहे हैं वो भी खरीदेंगे। तो यहाँ पे उनके लिए भी एक अनिवार्य ऑब्लिगेशन डाल दिया गया था। उर्वरक और पेट्रोलियम शोधन उद्योग के लिए हरित हाइड्रोजन उपभोग दायित्वों को पेश करने का भी एक प्रस्ताव रखा है। दायित्वों के तहत इन उद्योगों को अपने कुल हाइड्रोजन उपभोग में एक निश्चित प्रतिशत हरित हाइड्रोजन का रखने की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इतने सारे इनिशिएटिव्स चलाए गए हैं। अब चुनौतियाँ क्या हैं? सबसे पहली बात कॉस्टिंग, ये महंगा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो महंगा होने के कारण इसको भारत में एक अफोर्डेबल एनर्जी के रूप में नहीं देखा जाता। अफोर्डेबल ऊर्जा के प्रारूप में देखना मुश्किल है। साथ ही साथ भारत में अक्षय ऊर्जा अभी उच्च स्तर की नहीं बन पा रही है। भारत में अक्षय ऊर्जा का स्तर अभी काफ़ी नीचे है या निचला है। एनर्जी मिक्स में कोयला सबसे अधिक इस्तेमाल होता है, सबसे अधिक इस्तेमाल होता है। यानी कि एनर्जी मिक्स की अगर हम बात करें तो ये वो बास्केट है जिसमें गवर्नमेंट किन सोर्सेज से अपनी इकोनॉमी में ऊर्जा बनाती है वो देखा जाता है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, कोल एनर्जी। कोल यानी कोयला, इस पे अभी भी भारत की बहुत निर्भरता है अपने विद्युत को उत्सर्जित करने के लिए, जिसकी वजह से अक्षय ऊर्जा के लिए एक सही मात्रा में मार्केट नहीं बन पा रहा है। जब अक्षय ऊर्जा ही नहीं रहेगी तो हम हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेंगे कैसे? अगर हमने हरित हाइड्रोजन का उत्पादन कर भी दिया तो इसका स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा है, जिसके लिए गवर्नमेंट को कंटिन्यूअसली इंसेंटिव देना पड़ेगा या फिर बजटरी सपोर्ट देना पड़ेगा। गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू की मात्रा बहुत कम है। अब ये नहीं समझ में आता कि जब तक प्राइवेट सेक्टर इसमें हाथ नहीं डालेगा तब तक गवर्नमेंट कहाँ तक इस प्रोजेक्ट को ले जाएगी। कुछ चुनौतियाँ ऐसी हैं, तो हमें इन चुनौतियों से सामना करने के लिए सबसे पहले तो ये देखना होगा कि प्राइवेट सेक्टर का जितना इंगेजमेंट हो। दूसरी चीज़, अक्षय ऊर्जा को जब तक कस्टमर पर्सपेक्टिव से अफोर्डेबल नहीं बनाएंगे, लोग हरित हाइड्रोजन या फिर अक्षय ऊर्जा नहीं इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स जैसी कुछ स्कीम्स हैं जो काम आ सकती हैं, जो हेल्प कर सकती हैं मैन्युफैक्चरर्स को एक सपोर्ट देने में
कि अगर उस सपोर्ट से वो इतनी सारी चीज़ों का मैन्युफैक्चर कर लेंगे तो मार्केट गवर्नमेंट क्रिएट करवा देगी। तो ये कुछ चुनौतियां हैं और उनके छोटे मोटे हल। अब देख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन किस तरह है। मेंस का क्वेश्चन है, हरित हाइड्रोजन क्या है? ऊर्जा क्षेत्र में यह कैसे क्रांतिकारी साबित हो सकता है? तो पहला तो ये आंसर एक बार ट्राई करना। दूसरी चीज़, हाइड्रोजन ईंधन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ग्रे हाइड्रोजन जीवाश्म ईंधन से उत्पादित हाइड्रोजन है। ब्लू हाइड्रोजन कार्बन कैप्चर और स्टोरेज विकल्पों के साथ जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न हाइड्रोजन है। ग्रीन हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करके उत्पन्न हाइड्रोजन है। तो कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य हैं, ये आपको इसमें से चूज़ करके कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म होती है। जल्दी हम एक और एनालिटिकल टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।